नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम IVF से जुड़े तमाम कानूनी मसलों की जानकारी आपको देंगे। देश में कई ऐसे लोग हैं जिनमें प्रजनन से संबंधित कई शारीरिक समस्याएं होती हैं। ऐसे लोग आमतौर पर खराब जीवन शैली, तनाव, अनियमित डाइट, गलत आदतों के कारण प्रजनन संबंधी शारीरिक समस्याओं के शिकार होते हैं। ऐसे में IVF तकनीक के जरिए माता पिता बन सकते हैं। IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। जब शरीर अंडों को निषेचित करने में विफल रहता है तो उन्हें प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है, इसलिए इसे IVF कहा जाता है। एक बार जब अंडे निषेचित हो जाते हैं तो भ्रूण को मां के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। IVF के गलत इस्तेमाल के लिए कानून भी हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते सर। तो आप IVF से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी आज ले सकते हैं। आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 012061279337। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 012061279338। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं और IVF से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आज के कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, जैसे विशु आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो ये मेडिकल टर्म है इसको डिफाइन किया कि अगर उसको जनरल भाषा में समझे और इसको तकनीकी भाषा में ना समझा जाए तो जब भी सामान्य प्रक्रिया के अलावा जब क्लिनिकल तरीके से जब भी गर्भ को धारण किया जाता है वो IVF तकनीकी होती है। ये तकनीकी अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस आधार पे ये स्वीकार्य है और इस पे विवाद भी होता है कि जब बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो सामान्य रूप से वो माँ बाप नहीं बन सकते या कोई और ऐसी शारीरिक बीमारी होती है, कोई उनकी ट्यूब्स होती है वो बंद होती है, तो ये ऐसा रीजन है कि प्रॉपरली जो तकनीक कराने के बाद भी या जो उनकी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो संभव नहीं है कि वो कपल गर्भ धारण कर सके। तो ऐसी स्थिति में IVF एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये IVF टेक्नोलॉजी जो मेडिकल टर्म है ये अपने आप में जैसे आपने डिफाइन किया है, लेकिन समस्या इसकी जो चालू तब होती है कि जब इसमें कानूनी पहलू जो होते हैं वो कानूनी पहलू जो है इस मसले को अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बना देते हैं क्योंकि ये तकनीक अपने आप में जो है इस सामान्य प्रक्रिया से हट कर चुकी है। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो कानूनी पहलू होते हैं जिसके अंदर ये तय करना होता है कि ये होने के बाद जैसे हम समझते हैं कि बायोलॉजिकल होते हैं, बायोलॉजिकल जो है सन या डॉटर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बायोलॉजिकली बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कृत्रिम तरीके से पैदा हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके अधिकार क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी या वो किस तरह, तो इसलिए ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ से अगर इसको हम देखते हैं तो मेडिकली अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम है, विशेष तौर पर उन कपल्स के लिए जो किसी सामान्य प्रक्रिया से गर्भ धारण करने में संभव उनके लिए नहीं है। जी सर, कई और सवाल हैं वो भी हम यहाँ आपसे समझेंगे, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम IVF को लेकर बात कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप कोई कानूनी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। दो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं 012061279337 और 012061279338। IVF से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए दोनों में से किसी भी एक नंबर को आप डायल कर सकते हैं। कई आज हम सवाल यहाँ पर करने वाले हैं अधिवक्ता ऋषिपाल जी से कि आखिरकार जो IVF से बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अधिकार क्या कुछ होते हैं, इसके साथ ही भारत में
आईवीएफ को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विनियमित किया जाता है। कुछ दिशा निर्देश हैं जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए हैं, इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी आपकी जिज्ञासा है, तो आप कॉल कर सकते हैं। गैर कानून आईवीएफ करवाने वालों पर क्या कुछ सजा होती है, उसको भी हम समझेंगे। सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जैसा अभी आप अधिकार को लेकर यहाँ पर बात कर रहे थे, तो आईवीएफ से पैदा हुए जो बच्चे हैं उनके अधिकार क्या कुछ होते हैं? ऋषु, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो यही था कि जैसे हम लीगल टर्म का इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स का इस्तेमाल करते हैं या बायोलॉजिकल जो सन या डॉटर का इस्तेमाल करते हैं, जब बायोलॉजिकली बच्चे जो है जन्म नहीं ले रहे, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो रास्ता है वो आईवीएफ है। अब सवाल ये होता है कि अगर आईवीएफ की तकनीक में कई बार क्या होता है कि माता पिता के जो अपने भ्रूण और उनके अपने अंडे होते हैं उनसे गर्भ धारण होता है। कई बार ऐसी तकनीक भी होती है कि किसी जो पुरुष है उसके जो स्पर्म है वो इस काबिल नहीं है जिससे कि गर्भ धारण हो सके, तो ऐसी स्थिति में भारी जो कृत्रिम तरीका उसका इस्तेमाल लिया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब गर्भ का जो निर्धारण शरीर के बाहर होता है, तो ऐसी स्थिति में उससे जो बच्चे जन्म लेंगे उनका कानूनी अधिकार क्या होगा। तो कानून में कहा गया है कि उन बच्चों का अधिकार बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल बच्चे जो पैदा होते हैं, जैसे उनका अधिकार होता है, बिल्कुल सेम अधिकार जो है उनका अधिकार, वो सारे अधिकार, वो सारे कर्तव्य उन बच्चों के और उन पेरेंट्स के होंगे जो कि मतलब सामान्य रूप से जो बच्चे जब पैदा होते हैं उसी तरीके सारे अधिकार होंगे। जो उनका जो पैतृक संबंध है, जो उनका कानूनी अधिकार है, वो सारे के सारे अधिकार सेम होंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जैसे कई बार आपने देखा होगा डोनर होते हैं, तो मैंने आपको पहले स्थिति बताई कि स्पर्म के मान लीजिए किसी पुरुष के अंदर स्पर्म नहीं है जिससे कि गर्भ धारण हो सके, तो ऐसी स्थिति में जो डोनर होता है, डोनर से वो स्पर्म उससे लिए जाते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि जिस महिला के जब गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो वो महिला और वो पुरुष वही उस बच्चे के जो है जैविक माता पिता के रूप में माने जाएंगे और सारे अधिकार जो उनके होंगे और डोनर का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। जी, ये तो यहाँ पर बच्चों के अधिकार को लेकर आपने बताया, माँ बाप के अधिकार के बारे में भी आपने यहाँ पर चर्चा की। लेकिन सर, भारत में आईवीएफ को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विनियमित किया जाता है। कुछ दिशा निर्देश हैं जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए हैं, इसके बारे में भी हम समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इशू यही है कि आईवीएफ, जैसे हम उससे पहले डिस्कस कर रहे थे, कि एक अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक है और सामान्य रूप से हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स की जरूरत होती है। तो जब कोई चीज ऐसी अपने आप में बड़ी स्पेशल होती है तो उसकी जो तकनीक है, उसकी जो फीस है, उसकी जो तरीके करने के हैं, जो सेंटर्स हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरीके से उनको रेगुलेट किया जा रहा है। तो सरकार ऐसा नहीं कि ऐसी तकनीक को ऐसे छोड़ सकती है कि भाई वो अपने आप ही नियंत्रित हो जाए। तो जरूरी होता है कि सरकार जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है वो अपने नियमों के द्वारा जो असिस्ट करने वाले जो सेंटर्स होते हैं जिसमें जहाँ पर डोनर्स के जो स्पर्म होते हैं वो रखे जाते हैं और ये आईवीएफ तकनीक की जाती है, उन सारी प्रक्रियाओं को जो इंडियन मेडिकल काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशन और गवर्नमेंट जो लॉज के द्वारा उनको रेगुलेट किया जाता है। अब नया जो सरोगेसी लॉ है वो इसी दिशा में कदम है कि किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि आपने देखा कि जो माँ बाप जिनको आईवीएफ कराना होता है तो उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन जो है कई बार ऐसी होती है कि वो बहुत वनरेबल पोजीशन में होती है। उनको जो भी कहा जाए उनको उससे मानना होता है। तो इस तरह के शोषण, इस तरह के जो गैर कानूनी काम है आईवीएफ में या कोई और जो लोग फेक लोग काम कर रहे हैं, तो उनको सबको रेगुलेट करने के लिए जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा इन सारी जो इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको रेगुलेट करता है। जी सर, एआरटी रेगुलेशन बिल 2020 के क्या कुछ प्रावधान हैं वो भी आपसे समझना चाहेंगे। ये इसी दिशा में प्रावधान है कि जो एआरटी बैंक बनते हैं, जो असिस्ट करने वाले बैंक बनते हैं, तो उनको किसी तरीके से जो कपल्स जिनको जो उनके पास आ रहे हैं, जो आईवीएफ के लिए आ रहे हैं, तो इस तरीके से काम को कराया जाए कि मतलब
वो किसी भी तरह शोषण से उनको रोका जाएगा। एक बहुत विशेष बात आपको इसमें है, अगर आप उसको समझे मेडिकली या तकनीकी रूप से जी। IVF की जो टेक्निक है वो 100% या हर बार 100% उसका 100% सक्सेस रेट नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये तकनीक जो है अपने आप में काफी महंगी तकनीक है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि विवाद पैदा हो जाता है कि IVF की तकनीक का उन्होंने मान लीजिए कोशिश करी और कोशिश करने के बाद IVF में सक्सेस नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स या जो बैंक है जो और जो तकनीकी सेंटर क्लिनिक है वो दोबारा पैसे की डिमांड करता है, फीस की डिमांड करता है। और दूसरी स्थिति में जो कपल्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारा जो काम है वो नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए, स्पेसिफाइड फीस तय करने के लिए, इन सारी व्यवस्थाओं करने के लिए ये IVF की जो तकनीक है उसको रेगुलेट किया जाता है। इसके साथ साथ जो है वो सरोगेसी जो है वो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जो कृत्रिम गर्भधारण जो है किसी और महिला के शरीर में होता है तो उसको भी अब और रेगुलेट किया गया है कि जिस तरीके से किसी मतलब जो शोषण है, कई बार इससे पहले आपने देखा था बहुत सी महिलाएं हैं उनको सरोगेसी के अंदर किसी कोई फाइनेंशियल रीजन से, कोई और रीजन से वो सरोगेसी में आ गई हैं तो वो और फिर उनका शोषण हो रहा है। तो इन सारी शोषण की व्यवस्थाओं को, ये सारी शोषण जो हो रहा था, इनसे ये जो तरह का माफिया जो चल रहा था, इन सबको कंट्रोल करने के लिए लगातार लॉज लाए जाते हैं और लेटेस्ट लॉ जो सरोगेसी लॉ इसी दिशा में कदम है। सर, IVF से जुड़े हुए कई और सवाल हैं, उनको हम आपसे पूछेंगे। लाइन देख रहे हैं आप और आज हम IVF को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इससे जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। इस विषय से संबंधित जानकारी हमें दे रहे हैं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, विदेशों में IVF की कानूनी स्थिति क्या कुछ है वो भी आपसे समझना चाहेंगे। जो हम विदेशों की बात करते हैं तो विदेशों में बहुत सारे देशों में कानूनी स्थिति जो है वो एक जैसी नहीं है, वो अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ स्थिति अलग है, यूरोप की बात करते हैं अलग है और हम बात करते हैं USA की अलग कर रहे हैं। तो विशेष रूप से आपने देखा होगा कि जो अभी LGBT का जो इशू था, सेम सेक्स मैरिज की बात थी, सुप्रीम कोर्ट में हमारे बीच में कई बार रही और चर्चा का विषय भी रहा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर पास किया। हमारे देश में विशेष तौर पर ये जो सेम सेक्स मैरिज की जो स्थिति है वो कम है, लेकिन ये यूरोप में और USA में बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में वो कपल्स जो सेम सेक्स मैरिज है या LGBT जो वर्ग है उनसे संबंधित है वो बहुत बार जो है ये IVF की जो तकनीक है इसके लिए डिमांड करते हैं या कोई और सरोगेसी उसके डिमांड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर कानून और हमारे यहाँ पे कानून की स्थिति अलग है, लेकिन सामान्य रूप से अगर कानूनी प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो विदेशों में भी जो IVF की तकनीक है उसको जो टेक्नोलॉजी है उसको मेडिकल टर्म की तरह उसको एक्सेप्ट किया गया है और वहां भी कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह का जो शोषण है उस शोषण को रोका जाए और हमारे देश में भी कोशिश होती है इस प्रकार के शोषण को उसमें रोका जाए, जिससे कि जो ऐसे कपल्स है जो उस समय इस स्थिति में नहीं होते कि उनका वो निर्णय ढंग से ले सके तो उनको रोका जा सके शोषण को। जी सर, ये भी बताइए IVF को अपनाने में क्या नैतिक चुनौतियां या मुद्दे हैं? देखिए, IVF की जो सबसे पहली जो मैं आपको नैतिक चुनौती की हम बात करें, नैतिक शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो एक तो ये है कि जैसे आपने भी सुना होगा बहुत मतलब सैकड़ों वर्षों से हम कहा जाता है कि माँ कहती है कि हाँ मैंने गर्भ में 9 महीने के लिए किसी को अपने बच्चे को रखा और इस तरीके से जो है उसका जन्म दिया। तो तकनीकी नैतिक रूप से कई बार माँ बाप को ये स्वीकार करना होता है कि पिता इस काबिल नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे सके, माता के जो अंडे हैं वो है लेकिन पिता का नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से उनको स्वीकार करना पड़ता है और फिर नैतिकता में जाके उसको ये भी स्वीकार करना पड़ता है कि भविष्य में ये बच्चा जो है ये उसका खुद का बच्चा होगा और उस सारी बातों को वो कैसे स्वीकार करता है, वो किस समाज में रहता है और किस तरह की मान्यताओं में आप जी रहा है। तो नैतिक रूप से ये स्वीकार किया जाता है। और आज भी आपने अगर देखेंगे तो IVF की जो टेक्नोलॉजी है वो सामान्य रूप से जो सामान्य परिवार जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सबको बता के करते हैं, वो बड़ा थोड़ा सा सीक्रेट करके रखते हैं कि भाई किसी को पता न लगे कि ये जो IVF की तकनीक से जो माता के गर्भधारण हो रहा है वो IVF की तकनीक से हो रहा है, सामान्य रूप से नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे सामाजिक ताना बाना है वो अलग है, यूरोप का USA का अलग है
और कानूनी व्यवस्था अलग है। तो नैतिक रूप से हम कोशिश करते हैं कि हम किसी को बात की जानकारी ना हो। उसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो चुनौती सबसे बड़ी जो है वो है इसकी एक्सपेंसेस की, क्योंकि इसका एक्सपेंसेस अपने आप में जो है वो बहुत महंगा है। मतलब जो इसका टेक्नोलॉजी, जो उसका ट्रीटमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो होने की संभावना वो 100% नहीं है कि एक बार में आपने अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट करने के बाद वो ऐसा है कि गर्भधारण हो ही जाएगा। इसके अलावा चुनौती ये है कि मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको कई बार कपल्स को हो जाती है, जो महिला उनको हो जाती है, कई बार मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है। बहुत बार होता है कि 2 बच्चों का एक साथ जन्म हो गया, कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई, और ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसके चलते ये आज नैतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी इतना आसान हमारे समाज के लिए नहीं है। फिर भी इसके हम देख रहे हैं इसका चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जो लोग जिनको जानकारी नहीं है या जो माता पिता बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए फिर भी वरदान के रूप में। जी, चलन तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार होता है सर कि आईवीएफ का गलत इस्तेमाल भी होता है। तो इसके गलत इस्तेमाल को किस तरीके से रोका जा सकता है? क्या कुछ इसके लिए कानून है? एक तो आईवीएफ का जो सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल जो होता है वो एक गैर कानूनी काम है, जिसको हम कोशिश करते हैं, सरकार भी कोशिश करे उसको रोकने की। वो है भ्रूण परीक्षण। जब भी आईवीएफ तकनीक होती है तो आईवीएफ तकनीक में ये जो अल्ट्रासाउंड है, ये सब चीजें सामान्य रूप से कई बार होती है, और कई बार ऐसा सुनने में आता है, न केवल छोटे शहरों में बल्कि बड़े शहरों में भी जो है ऐसे अपराधी जो डॉक्टर्स भी होते हैं या कई बार केस भी बनते हैं, तो पीएनडीटी केस बनते हैं, तो वो लोग भ्रूण परीक्षण करके एक तो सबसे बड़े जो ये वरदान के रूप में है उसको गैर कानूनी काम करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध भी है और नैतिक रूप से जो है हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का कारण भी है। इसके अलावा जो और बहुत सारी चुनौतियां हैं जो लगातार सरकार भी कोशिश कर रही है। आप अगर देखें लेटेस्ट मेडिकल पोजीशन हो, लेटेस्ट लीगल पोजीशन देखें, तो जो सैरोगेसी एक्ट है जिसमें कोशिश की गई है कि जो कमर्शियल सैरोगेसी है उसको कंट्रोल किया जा सके। आईवीएफ के जो एक्सपेंसेस है, आईवीएफ की जो तकनीक है, वो ऐसी पारदर्शी हो कि माँ बाप को पता हो कि तकनीक जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। तो ये सरकार कोशिश करती है कि जब आईवीएफ होती है उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ये सारी तकनीक है जिसके चलते ये कानूनी पहलू है, जिसके चलते कोशिश की जाती है कि जो आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है, जो तकनीक, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल लोगों के फायदे के लिए हो, उनके शोषण के लिए ना हो। सर एक चीज और, 20-20 साल की लड़कियां अपने अंडाणु बेचने के लिए तैयार रहती हैं। इसमें छात्राओं से लेकर बीपीओ और विदेशी महिलाएं भी शामिल हैं। क्या इसके लिए भी कोई कानून बनाया गया है कि इनके खिलाफ कोई कानून हो अगर ऐसा करती हैं? बिल्कुल, ये जो लेटेस्ट जो सैरोगेसी एक्ट है ना, जैसे आप इसी बात को आगे बढ़ाएं, एक तो अपने अंडाणु बेचने के अलावा जो है आपने जो सवाल उठाया, इसके अलावा अगर थोड़ा सा और पहले जाए तो जो सैरोगेसी की जो परंपरा, जो सैरोगेसी परंपरा तो शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन जो ये इसका चलन था ये बहुत तेजी से बढ़ा था। तो उस सैरोगेसी का जो चलन है जिसमें आपने बताया कि 20 साल 30 साल ऐसी महिलाएं जो कि अभी शादीशुदा नहीं है और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करे, शादीशुदा नहीं, लेकिन फिर भी वो पैसे के लिए या किसी और वजह से जो है वो सैरोगेसी या आईवीएफ का जो वो डोनर बन रही है। तो ये गैर कानूनी है और इसको ही रोकने के लिए लगातार आपने सैरोगेसी एक्ट के अंदर जो परिवर्तन किया गया, तो सबसे बड़ा काम ये किया गया कि जो कमर्शियल सैरोगेसी थी, यानी सैरोगेसी जो एक वरदान है, जो एक तरीका है जिससे कि आप कोई ऐसा कपल जो माँ बाप नहीं बन सकता और माँ बाप की बनने का उसको एक मौका मिल सकता है, वो कमर्शियली इसको ना तो इस्तेमाल करे और ना ही इस्तेमाल कराए। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।